हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पद्मा स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अवतल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? तो इतना तो पता होगा आप लोगों को कि जो दर्पण होता है, दर्पण से जितना दूरी पर आपका इंसान अगर खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, उतने ही दूरी पर पीछे की ओर आपका दर्पण से उतने ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है उस लड़के का। ठीक है, तो अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो ये भी 100 सेंटीमीटर ही होगा। यानी ये लड़का है, उसका प्रतिबिंब है, तो लड़का से प्रतिबिंब का दूरी जो होगा वो 200 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए, आर का फॉर्मूला जो होता है वक्रता त्रिज्या का, वो होता है 2 गुने फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ हो गया 20। ठीक है, बी नंबर 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो अगर आप लोग को पता होगा तो P बराबर होता है 1/f। जो आपका लेंस का क्षमता होता है ये बराबर होता है 1/f। ठीक है, f जहाँ पे फोकस दूरी है, तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा, 1/p, है ना। और ये मीटर में होता है, ध्यान रखिएगा। जो p होगा ये डायोप्टर में होगा, है ना। डायोप्टर यहाँ पे इसका SI मात्रक है, और f का होगा जो यहाँ पे मीटर में होगा। मीटर यहाँ पे SI मात्रक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है, तो 1/4 ये मीटर में होगा। बट यहाँ पे देखिए सारों ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुने मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करना होता है। ठीक है, अब देखिए 4 से 100 कटा 25 बार में, यानी यहाँ पे आ गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, अभी ऊपर बताएं कि डायोप्टर होता है ना, डायोप्टर होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला या पीला? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, काला। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला सवाल कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर होगा इसका सी नंबर, चुंबकीय प्रभाव। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होता है? तो देखिए शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उस समय आपका जो विद्युत धारा होता है, करंट होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। ठीक है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है ऐसे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल ऊर्जा? तो इसका आंसर सी होगा, कोयला। कोयला जो होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होता है, क्योंकि एक बार जलता है तो खत्म हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है इमली में पाए जाने वाला अम्ल है, तो इसका आंसर बी होगा, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब वो क्षार होगा, है ना। लाल को नीला क्षार करता है और नीला को लाल अम्ल करता है। तो जब क्षार है और क्षार का हम लोग जानते हैं पीएच मान जो होता है वो 7 से बड़ा होता है। तो 7 से बड़ा यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पे इसका आंसर 10 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए अगर आपको याद भी नहीं हो ना, अगर आपको याद भी नहीं हो तो इतना तो आप गेस कर सकते हैं कि देखिए ये भी 1 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है, मतलब तीनों अम्ल है, तो अम्ल तो करेगा ही नहीं। बचा क्या, एक अलग सा दिख रहा है 10, है ना। तो ऐसे भी आप लोग गेस कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, कह रहा है कि ये बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए अभिक्रिया गौर से देखें हम लोग, तो यहाँ पे Fe जो था पहले जुड़ा हुआ O3 के साथ वो हट गया, उसके जगह पे आपका Al आ गया, एल्युमिनियम आ गया, मतलब Fe का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, है ना। Fe का यहाँ पे विस्थापन हुआ, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा पीतल, पीतल कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो देखिए एसिड का उपयोग होता है, इतना रखिएगा कि जो अपच का उपचार होता है वो एसिड के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटासिड। देखिए एंट प्लस एसिड, समझ में आया, इसीलिए एंटासिड। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, संक्षारण, अष्टलेपन, विद्युत अपघटन या फिर क्रिस्टलीकरण। तो इसका आंसर बी होगा, अष्टलेपन। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि COOH प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का होता है CO और एल्कोहल का होता है OH, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीनों भी पूछा जा सकता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो यहाँ पे COH हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका याद रखिएगा CnH2n+2 होता है, ये होता है एल्केन का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। कभी कभी एल्कीन का ही पूछेगा तो CnH2n होता है एल्कीन का, एल्कीन, कीन कीन, जब यहाँ पे कीन लगाओ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और CnH2n-2 होता है, ये होता है अल्काइन का, अल्काइन का। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला तीनों। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे अगला कह रहा है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। ठीक है, जिसका होता है C6H6, ऑप्शन नंबर ए, C6H6। अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पे कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे तन्यता। अगला सवाल देखिए। कह रहा है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो 22 का आपका आंसर ए हो जाएगा, श्वसन। चलिए अगला सवाल देखिए कि मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैली कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है ना, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का वहन। ठीक है, जल का वहन। अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे द्विविखंडन द्वारा जनन होता है ना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अमीबा, अमीबा का जनन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में जो निषेचन होता है वो आपका ऑप्शन डी, फिलिपियन नलिका में होता है। ठीक है, फिलिपियन नलिका में। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, गंदा जल। ठीक है, गंदा जल में उत्पन्न होता है ये। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवृत्ति अंग। ठीक है, संवृत्ति अंग, याद रखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा हाईलाइटेड है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है कि आप लोग को क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
आप लोगों को कमेंट करना है कि कौन सा ऐसा गैस आपको लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खूब ख्याल रखिएगा अपना, और साथ ही साथ एग्ज़ाम का तैयारी भी आप लोग अच्छे से करते रहिएगा। ऑल दी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और एक चीज़ और कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए।